नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। तो बिना रुके हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 15। पिछली लेक्चर में हमने देख लिया था आर्टिकल 14 को, यानी समानता का अधिकार को अच्छे से समझ लिया था। विधि के समक्ष समानता को भी समझ लिया था, विधियों के समान संरक्षण इसको विस्तार से समझ लिया था और समझ लिया था कि किस प्रकार से इसको प्रदान किया गया है मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 में। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हम देखेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, सॉरी आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, यानी सबको एक एक करके पढ़ेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किस प्रकार से आरक्षण प्रदान किया गया है, यानी ईडब्ल्यूएस को। ये बड़े विषय हैं, ठीक है, तो इसको एक एक लेक्चर में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 15 के पहले क्लॉज को। ठीक है, पहले क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि नागरिकों के बीच, यानी भारत के जो भी नागरिक हैं उनके बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सिंपल सा बात, यहाँ पे भेदभाव को मना किया गया है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कहीं पर भी, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 15 का दूसरे क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त आधारों पर सार्वजनिक स्थान व सेवा उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा। जनरल सी बात है, जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो उनको किसी प्रकार से रोका भी नहीं जा सकता। यानी कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति है, शूद्र है, ये सब वर्ड तो बिल्कुल यूज किया ही नहीं जा सकता। तो पहले ऐसा होता था, तो भेदभाव जो किया जाता था उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर इसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखने वाले हैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 3। इसमें क्या है, महिला व बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी महिला है कोई और कोई बच्चा है तो उसके लिए विशेष छूट दी जा सकती है, यानी यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है। जैसे महिलाओं को किसी भी तरीके से सुविधाएं दी जा सकती हैं, बच्चों को भी दी जा सकती है। ये मतलब वंचितों में भी ये अलग प्रकार के वर्ग निर्मित हो जाते हैं, तो इनको सुविधाएं दी जा सकती हैं। चौथे क्लास में क्या लिखा हुआ है, अच्छा उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो 3 क्लॉज थे हमारे मूल संविधान में पहले से थे, यानी संविधान निर्मित हुआ उसी समय से ये उसमें जोड़े गए थे। ठीक है, लेकिन चौथी क्लॉज, पांचवी और छठवीं, इसको समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 15 में चौथी क्लॉज को कब जोड़ा गया, 1951 में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। पहला संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ, जिसके अनुसार इसमें जोड़ा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति व सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों के लिए सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए, सामाजिक रूप से जो पिछड़ गए हैं या फिर शैक्षिक दृष्टि से जो भी लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि पिछड़ों को संविधान ने किसी तरीके से परिभाषित नहीं किया, इस आर्टिकल में किसी तरीके से परिभाषित नहीं किया। इसी पर विशेष विवाद होगा और इसको परिभाषित करने के लिए विभिन्न आयोग बनाए जाएंगे और फिर आरक्षण का क्या मुद्दा उठता जाएगा और किस प्रकार से SC ST वालों को प्रदान आरक्षण तो पहले से था ही, उसके बाद OBC वालों को भी मिलता है, उसके बाद EWS कैसे जुड़ता है और आगे के क्रमिक रूप से विकास कैसे होता है आरक्षण को हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, यहाँ ये समझ लीजिए कि आरक्षण का विचार यहाँ से आ जाता है। आरक्षण शब्द का प्रयोग भले ना किया गया हो, लेकिन आरक्षण जैसे विचार है यहाँ पे, पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। आर्टिकल 15 और क्लॉज 5 में क्या जुड़ा हुआ है, अच्छा इसको भी समझ लीजिए। 93वां संविधान संशोधन सन 2005 में, सन 2005 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा गया, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण संभव है, यानी आरक्षण दिया जा सकता है शिक्षा संस्थाओं में। जब एडमिशन जैसे IIT हो गया, नीट हो गया, इन सब की जो एग्जाम्स हैं इनमें एडमिशन लेते समय बच्चों को आरक्षण दिया जा सकता है, यानी सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से जो लोग पिछड़ गए हैं। ठीक है, निजी व सार्वजनिक सभी जगह इसको लागू किया जा सकता है, अल्प शिक्षक संस्थाओं को छोड़कर, यानी इसको
ध्यान दीजिएगा, अल्प शिक्षक संस्थाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो उन उन जगहों पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, ये एक तरीके से अपवाद है जिसका मुद्दा अभी आया था यहाँ पे। अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसमें विशेष मुद्दा आया था कि ये अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पे इसको अल्पसंख्यक का दर्जा बना रहना चाहिए अथवा नहीं। जिस प्रकार से सरकार ने अल्पसंख्यक को हटाने का जो वो था, पिटीशन था, उसको बीजेपी सरकार ने वापस लेने का वो कर लिया, निर्णय ले लिया था। तो उस पर भी सुनवाई चल रही है। सर कोर्ट ने भी कहा कि क्यों अभी तक चल रहा था केस, आपने वापस लेने का क्यों सोच लिया। वो कांग्रेस की सरकार थी, तो इसके बाद मुद्दा अलग है, इस पर ज़्यादा बात करना उचित नहीं होगा। और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, ये हमने अभी आपको बताया कि शिक्षा संस्थाओं में दिया जा सकता है, उसके लिए ये आरक्षण का लॉ बना हुआ है। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में अपने कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 हमने पढ़ ली। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, अशोक कुमार ठाकुर केस। अशोक कुमार ठाकुर केस में इस आर्टिकल संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा दिया, यानी बताया कि ये सही है, आरक्षण इस प्रकार का आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम हम पढ़ते हैं 15 के 6वें क्लॉज को। ये 103वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 1/3 संविधान संशोधन ये हाल ही में किया गया है 2019 में 1/3 संविधान संशोधन के द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा है, शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, यानी ईडब्ल्यूएस लोगों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कौन से आर्टिकल, एक इंदिरा शाहनी केस हुआ। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के रूल्स सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए थे, उसके अनुसार यह वैध होता है कि नहीं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे क्या ईडब्ल्यूएस का सेक्शन जब पढ़ने लगेंगे तब, ये किस प्रकार से 10% लागू रह सकता है और ये 50% के लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। और आर्थिक रूप से भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, यानी जो सामाजिक दृष्टि है इसको तो वरीयता दी जाएगी, साथ ही साथ आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसके आधार पर भी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। यह किस प्रकार से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने अच्छे से पढ़ लिया क्या आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 में जो भी समानता के अधिकार बताए गए, जो भी समानता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, उसको अच्छे से समझ लिया हमने, यानी समानता स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 को। ठीक है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 एक ही तरीके से प्रतीत होते हैं, तो जब हम आर्टिकल 16 को पढ़ रहे होंगे तो हम पिछड़े वर्गों को अच्छे से समझेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे पूरा। और जैसे इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, उसको भी हम समझेंगे कि क्या है, आर्टिकल 16 को पढ़ते हुए आपको बताएंगे। और उसके बाद आरक्षण के मुद्दे को अच्छे से पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, किस प्रकार से 1953 में आयोग बनाया, फिर उसके बाद उसके क्या सुझाव दिए गए, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण किस प्रकार से लागू किया गया, किस प्रकार से कांग्रेस ने ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स क्लासेस के लिए 10% का आरक्षण बनाया था। इंदिरा शाहनी केस क्या हुआ था, इसमें कौन से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए थे, उसी निर्णयों के आधार पर अब आज के समय में आरक्षण को बनाया जाता है या फिर लागू किया जा सकता है। उसके बाद 77वां संविधान संशोधन में किस प्रकार से 16 क्लॉज 4A जोड़ा गया और पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया, परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या होता है, उसके बाद और संविधान और हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है, वर्टिकल आरक्षण क्या होता है, बैकलॉग क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे की कक्षाओं में समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को शुभ रात्रि।